औरत ठंड से कांप रही थी, फिर भी उसने ठंडे मौसम का सामना करते हुए अपना पतला टॉप उतारा, फिर जल्दी से अपनी पैंट के बटन खोले। थोड़ी देर वार्म अप करने के बाद वो बिना कपड़ों के बर्फीली झील में उतरी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद लगभग डूब गई। खड़ी खड़ी ढलान वाली जमीन पर उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन उसने जल्दी से रिएक्ट किया और तैरकर किनारे पर वापस आ गई। ये जानते हुए कि पानी बहुत ठंडा है, उसने अंदर जाने का पक्का इरादा कर लिया। खुद को संभालते हुए उसने एक प्लान बनाया। एक लकड़ी के टुकड़े को ढाल की तरह इस्तेमाल करके वो तैरकर बाहर निकली और जल्द ही झील के बीच में पहुंच गई। अपनी जगह का पता लगाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और नीचे कूद गई। उसे हैरानी हुई कि पानी के नीचे एक टूटा फूटा हवाई जहाज छिपा हुआ था और जियाओमी अकेली बची थी। वो जानती थी कि अंदर का सामान लेकर ही वो इस जंगल में जिंदा रह सकती है। उसका मेन टारगेट कैप्टन का सैटेलाइट फ़ोन था, लेकिन क्रैश के दौरान वो कहीं खो गया था और उसके फेफड़ों में कम ऑक्सीजन की वजह से वो ध्यान से खोज नहीं कर पा रही थी। अपनी सांस रोककर वो रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। 2 पैकेट उठाए और तेजी से भाग गई। उसकी आखिरी सांस से पहले ही मलबा झील की सतह से बाहर आ गया। धूप से जगमगाती झील शांत और सुकून देने वाली थी, लेकिन ठंड से कांपती जियाओमी को सिर्फ अकेलापन महसूस हो रहा था। दम घुटने जैसा एहसास मौत के कगार पर होने जैसा था। वो इसे दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वो सांस ले पाती, उसने किनारे से जानवरों की आवाज़ें सुनी। दूर देखने पर उसने एक बड़े भूरे भालू को खाना ढूंढते हुए देखा। उसे जल्दी से वो आधा खाया हुआ बिस्किट मिल गया, जिसे वो खुद खाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन भालू की बेरहमी ने उसे गुस्सा दिला दिया। वो उस पर चिल्लाई, लेकिन भालू ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पूरा पैकेट खा गया और फिर जवाब में एक बड़ा ढेर मल दिया। हालांकि ये बेइज्जती बढ़ती बेचैनी के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि भालू ने पास में पड़ी अपने साथी की लाश को देख लिया था। जियाओमी अब शांत नहीं रह सकी। उसने भालू का ध्यान भटकाने की हर कोशिश की, लेकिन उसने उसे सिर्फ ठंडी नज़र से देखा और फिर अपनी बेरहमी फिर से शुरू कर दी। शायद उसे मीट पसंद नहीं आया, इसलिए उसने थोड़ी देर सूंघा और फिर मुड़ गया, और जब उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया तभी उसे आराम मिला। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए किनारे पर लौटते ही उसने तुरंत अपने साथी को दफनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी। फिर उसने जल्दी से मिले बैकपैक को चेक किया, इस उम्मीद में कि उसमें कुछ काम का सामान मिल जाएगा, लेकिन पैकेट में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे जो सभी पानी में डूबे हुए थे और इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। बाकी चीज़ें पर्सनल सामान थी, एक चश्मा, एक सिलाई किट और एक जोड़ी झुमके। वो थोड़ा निराश हुआ और बस उम्मीद कर रहा था कि दूसरे बैकपैक में कुछ बेहतर मिलेगा। अंदर का सामान गीला नहीं था, सब कुछ प्लास्टिक बैग में कसकर लपेटा हुआ था। एक बैग को फाड़ने पर उसमें 100 युआन के नोटों के ढेर निकले, जिनकी कुल कीमत लाखों युआन थी। आमतौर पर वो बहुत खुश होता, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें लगभग बेकार थीं। नीचे पेन किलर की कुछ बोतलें थीं जिनकी उसे उस समय ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्लास्टिक की बोतलें अच्छी चीज़ थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें खाली किया और पानी लाने के लिए नदी की ओर दौड़ा। हालांकि उसके पास ताज़ा पानी था, लेकिन कौन जानता था कि उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे। खासकर जंगल में बीमार होना जानलेवा हो सकता था। क्याओ क्याओ को पानी उबालने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। क्या करे? सोच में डूबी उसकी नज़र रद्दी कागज़ के ढेर पर पड़ी और अचानक उसे एक हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने पहले सूखे रद्दी कागज़ को एक साथ इकट्ठा किया, फिर अपने चश्मे को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करके कागज़ पर रोशनी डाली। जल्द ही धुएं के गुबार उठने लगे और जैसे जैसे उसने और फ्यूल डाला, आग और तेज़ होती गई। वो बहुत खुश हुआ, आग की समस्या हल हो गई थी, बस पानी रखने के लिए एक बर्तन बचा था। उसे याद आया कि प्लेन टूटने से पहले एक पेड़ से टकरा गया था और उसकी लगन रंग लाई। जल्द ही उसे प्लेन से गिरे हुए मेटल के कई टुकड़े मिले। उन्हें बार बार पीटने के बाद वो एक छोटा लोहे का बर्तन पाने में कामयाब रहा। उसने ध्यान से पानी डाला और बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगा जब वो उबलेगा। उबलते पानी को देखकर जियाओमी बहुत खुश हुआ। अब उसे पानी पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ पानी काफ़ी नहीं था, जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए था। लेकिन नदी में मछलियाँ बहुत चालाक थीं। अपने नंगे हाथों से कई नाकाम कोशिशों के बाद उसे एक आइडिया आया। सबसे पहले उसने मछली पकड़ने के लिए एक सूती धागा निकाला, फिर एक कान की बाली के कटे हुए सिरे से एक हुक बनाया। फिर उसने मछुआरों की नकल की और मछली के अपने पास आने का इंतजार किया। मछलियाँ सच में जल्दी आ गईं, लेकिन बदकिस्मती से वो उन्हें पकड़ नहीं सका। मजबूत दिखने वाला सूती धागा हैरानी की बात है कि नाजुक था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने मछली के पूर्वजों को 18वीं पीढ़ी तक कोसा। क्योंकि वो पानी में बेवकूफ़ मछली पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ जंगल में अपनी किस्मत आजमा सकता था। जल्द ही उसे बहुत सारे लुभावने जंगली फल मिले। वो बहुत खुश हुआ। उसने जो भी पके हुए दिखे उन्हें बोतलों में भर लिया और वापस ले गया। हालांकि उसके पास अच्छी फसल थी, लेकिन वे सभी ऐसे फल थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे और उसे नहीं पता था कि कौन से खाने लायक हैं और कौन से जहरीले। कोई बात नहीं, उसने पहले उन्हें चखने का फैसला किया। कड़वे फल तुरंत रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि मीठे फल उसे ज़्यादा पसंद
पसंद आए। वे इतने अच्छे लग रहे थे कि वे खाने लायक ही होंगे। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद उसने दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन शाम तक उसे एहसास हुआ कि वो बहुत गलत था। इतने स्वादिष्ट खाने से उसे उल्टी और दस्त हो गए थे। जमीन पर बदबू सूंघकर उसे अचानक उस भूरे भालू की याद आई जिसने उसके सामने पॉटी की थी। अगर वो इस जगह पर जिंदा रह सकता है तो उसे पता होगा कि कौन से फल खाने लायक हैं। जैसे ही उजाला हुआ, जियाओ में खुदाई शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकी। बचे हुए फलों को दूसरों से मिलाने के बाद उसने आखिरकार कई खाने लायक फल पहचान लिए। हालांकि इस बार वो ज्यादा सावधान थी। उसने न केवल सभी फल पकाए बल्कि नतीजों का इंतजार करने के लिए सोने से पहले बस थोड़ा सा खाया। कई घंटों बाद सब कुछ ठीक था और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये वही फल थे। इसलिए उसने उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। हालांकि ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बची हुई सारी बोतलें निकाल लीं। शाम तक तेज बारिश होती रही जिससे 7-8 बोतलें भर गईं। अब से उसे पानी लाने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जब वो बिजी थी तो उस रात में जो एकदम अंधेरी होनी चाहिए थी, एक हल्की रोशनी टिमटिमाई। क्या इसका मतलब था कि इस जगह पर लोग रहते थे? वो तेजी से रोशनी की दिशा में भागी। रास्ते में प्लास्टिक बात बांधना नहीं भूली ताकि रास्ता न भटक जाए। जब वो एक ऊंची जगह पर पहुंची तो रोशनी और भी साफ दिखने लगी। अगले दिन वो अपना बैग पैक करने के लिए जल्दी उठी। वहां एक दिन भी रुकने से रिस्क पड़ जाता, खासकर इसलिए कि कुछ हफ्ते पहले ही उसे प्रेगनेंसी का पता चला था। पहाड़ पर कम खाना बढ़ रहे बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। उम्मीद हमेशा खुशी लाती है। वो मुश्किल से निकली ही थी कि उसने शहर में अपनी शानदार जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही वो चली, एक और सरप्राइज दिखा। जमीन पर जूतों के ताजे निशान। बहुत खुश होकर वो किसी को ढूंढने के लिए निशानों का पीछा करने लगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो जगह जानी पहचानी लगने लगी, खासकर पेड़ों पर लटके प्लास्टिक के बैग। फिर उसे एक दर्दनाक एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना पैर उठाया और ध्यान से निशानों को अपने जूते के सोल पर बने पैटर्न से मिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था। सच हमेशा इतना बहरम होता है। वो इतने लंबे समय से इतनी मेहनत से चल रही थी और फिर भी खुद को गोल गोल घूमती हुई पाती थी। दिशा की समझ के बिना रास्ता ढूंढना नामुमकिन लग रहा था। ये सोचकर उसने खुद एक कंपास बनाने का फैसला किया। ये काफी आसान लग रहा था, लेकिन एक बार जब उसने शुरू किया तो उसे कई मुश्किलें आईं। बिना फीमेल सुई के वो बस उतना नहीं कमा पाती थी। उसने अपना सारा सामान ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी मैग्नेटिक नहीं मिला। रुको, बस इतना ही नहीं था। उसने दूर एक कब्र के पत्थर पर नजर डाली। वहाँ एक घड़ी थी। इत्तेफाक से घड़ी का क्लास पे एक मैग्नेट था। इससे चीजें बहुत आसान हो गई। उसने स्टील की सुई को मैग्नेट पर रगड़ा और वो जल्दी से मैग्नेटिक हो गई। एक काम चलाओ कंपास आखिरकार पूरा हो गया। कॉन्फिडेंस और ताकत से भरा हुआ वो फिर से निकल पड़ा। हवा और बारिश भी उसे रोक नहीं पाए। जब तक वो उसी दिशा में चलता रहा, वो आखिरकार बाहर निकल ही जाएगा। हालांकि उसने जंगल की विशालता को कम नहीं आंका। कुछ घंटों के बाद उसके पैर लड़खड़ाने लगे। बहुत ज्यादा ठंड में उसे अपना भारी बैग उतारना पड़ा। एनर्जी बचाने के लिए सिर्फ कुछ जरूरी चीजें रखनी पड़ी। बाकी सब कुछ, जिसमें बैंक नोटों के ढेर भी शामिल थे, फेंक दिया गया। उसने सोचा कि हल्के सामान के साथ यात्रा करना आसान होगा, लेकिन वो जल्द ही हैरान रह गया। जो बैंक नोट उसने अभी फेंके थे वे आगे कैसे दिखाई दिए। उसे फिर से एक बुरे चक्कर में फंसा हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना कंपास निकाला और चेक किया। हे भगवान, सुई पर मैग्नेटिज्म गायब हो गया था और उसने घूमना बंद कर दिया था। वो अपनी घड़ी भी कैंप साइट पर भूल गया था। अब एक मुश्किल में फंसा हुआ वो पछतावे से भर गया। पास ही एक जोर की आवाज आई। क्या भूरे भालू ने उसे देख लिया था? बिना कुछ सोचे वो मुड़ा और भाग गया। बचे हुए समय का फायदा उठाते हुए जियाओमी ने अचानक एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और लगभग मुंह के बल गिर ही गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो नया आया हुआ एक छोटा सा जीव है तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर तुरंत मजा आया। उस हंसी ने उसे पूरी तरह से शांत कर दिया। जैसे ही वो झपकी लेने वाली थी, अचानक उसके सिर के ऊपर एक अनदेखी सुनाई देने वाली गुनगुनाहट सुनाई दी, जो स्वर के संगीत से भी धीमी आवाज थी। इस जगह पर घनी हरियाली का मतलब था कि चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बचने की उम्मीद उसकी आंखों के ठीक सामने थी। उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो आवाज के पास पहुंची, उसका पैर फिसल गया और वो एक गुफा में गिर गई। जब वो जागी तो उसने पाया कि उसके पैर पूरी तरह से हिल नहीं रहे थे। एक बड़ी चट्टान उसे नीचे दबा रखी थी। इसके तुरंत बाद उसके सिर के पिछले हिस्से से एक गर्म एहसास हुआ। उसने उसे छुआ और पाया कि उसका सिर टकराकर टूट गया था। किस्मत से उसका बैकपैक ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मदद के लिए एक रेशमी स्कार्फ निकाला। वो जानता था कि उसे शांत रहने की जरूरत है, खासकर ऐसे हालात में। एक पल के लिए स्थिति का विश्लेषण करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस स्थान पर एकमात्र उपयोगी संसाधन मलबे का ढेर था। किसी राजमिस्त्री से पत्थर तराशना असंभव लग रहा था, लेकिन अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा। लगातार प्रयास के बाद उसने आखिरकार पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया। इस छोटी सी प्रगति ने उसे आशा दी और उसने और भी कड़ी मेहनत की। अपने सफल भागने से अति प्रसन्न व खुशी के आंसू रोया। उज्जवल उद्घाटन को देखते हुए उसने महसूस किया कि यह बहुत गहरा नहीं था। उसका पहला सहज ज्ञान ऊपर चढ़ने का था, लेकिन कई असफल प्रयासों के बाद उसने निराशा में बोतल फेंक दी। बोतल कई बार खनकने की आवाज के साथ नीचे गिरी। करीब से देखने पर उसने अंदर से एक हल्की रोशनी निकलती देखी। उसने महसूस किया कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था। जल्दबाजी में छोटी छोटी बातों में फंसना आसान होता है। शांत होने के बाद वो धीरे धीरे दरार से बाहर निकला। थोड़ी सी चढ़ाई उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ और वो फिसलकर चट्टान से गिर गया। जख्मों से भरा होने के बाद भी उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। भूख लगने पर वो जंगली फल खाता था और प्यास लगने पर बारिश का पानी पीता था। जब वो भी खत्म हो गया तो उसने अपने कंपास का इस्तेमाल करके सूरज के पीछे पीछे दक्षिण की ओर रास्ता बनाया, जब तक कि एक बड़ी नदी ने उसका रास्ता नहीं रोक दिया। अपनी किस्मत को मानकर उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और नदी को उसे बहा जाने दिया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन लकड़ी भी चली गई थी और शियाओगी की जिंदगी खत्म हो गई थी। तभी दो गुजरते हुए शिकारियों ने उसे देख लिया।
और आखिर में इस तरह उसकी अच्छी किस्मत ने उसे बचा लिया।